51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं? सेरेब्रम, थैलेमस, सेरिबेलम, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मानव के मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें इसका अगला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। तो सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस और थैलेमस जो हैं ये अग्र मस्तिष्क का पार्ट है। अग्र मस्तिष्क के बाद आता है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क जो है ये अग्र मस्तिष्क के थैलेमस और पश्च मस्तिष्क के पोन्स के बीच में स्थित होता है। मध्य मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में मुख्य रूप से 4 लोब्स होते हैं जिन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है ये मध्य मस्तिष्क का भाग है। मध्य मस्तिष्क के बाद फिर पश्च मस्तिष्क आता है। तो पश्च मस्तिष्क में पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला होता है। तो सेरिबेलम जो है ये पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। यहां पर ये चारों के चारों जो हैं मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा यहां पर बी वाला, यानी 1, 2, 3 और 4। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? लाइकेन, अमीबा, कवक, नीलहरित शैवाल। लेकिन नीलहरित शैवाल जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है ये पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव हैं। साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं? उपकरण और कार्य। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करना, लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए डायनेमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। माइक्रोफोन यानी माइक जिसे आप बोलते हैं, तो माइक क्या करता है? ये आपकी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। लाउड स्पीकर क्या करता है? लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी 1 और 4। 54वां प्रश्न है, सूची 1 में स्थान दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी अवस्थिति है। सवा झील, ठीक है, सवा झील जो है ये इराक में है। अल-अक्सा मस्जिद, अल-अक्सा मस्जिद जो है ये इजराइल में है। सीला सुरंग जो है ये भारत में है। स्नेक आइलैंड यूक्रेन में है। तो आपका सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3 यानी बी वाला। 55वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थानांतरण नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 5 वर्ष पूर्ण होने पर समूह ए एवं बी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 का अनुमोदन किया। समूह ए और बी के स्थानांतरण सवर्गवार कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% तक किए जा सकते हैं। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 3 वर्ष पूर्ण होने पर और मंडल स्तर पर 7 वर्ष पूर्ण होने पर समूह ए और बी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 का अनुमोदन किया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। समूह ए और बी के स्थानांतरण सवर्गवार कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष 20% तक किए जा सकते हैं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा सी वाला, केवल 2। 56वां प्रश्न है, अम्लराज कहलाता है? जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। 1:3 के अनुपात में सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और सांद्र
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, इनका मिश्रण अम्लराज कहलाता है। इसका नाम अम्लराज इसलिए पड़ा क्योंकि यह सोना और प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को गला देता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट का मिश्रण जो है यह लिथोपोन कहलाता है। इसे लिथोपोन बोलते हैं। लिथोपोन का प्रयोग पेंट, स्याही, चमड़ा, कागज और फेस पाउडर बनाने में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण जो है यह प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। इसको प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। तो हमारा यहां पर सही वाला आंसर है डी वाला। 57वां प्रश्न है, सूची 1 में अभिक्रिया दी गई है और सूची 2 में यौगिक है। संयोजन अभिक्रिया, देखिए यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो अभिक्रिया दी हुई है यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया, यहां पर फेरस सल्फेट और जिंक के बीच में जो अभिक्रिया है यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्लोरोएथेन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बीच में जो अभिक्रिया है यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपघटन अभिक्रिया, देखिए यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर होगा 3, 4, 1, 2 यानी कि ए वाला। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? राइबोसोम, प्लास्टिड, जीन, बायोटिन। देखिए जीन करता है ये। जीन जीवित जीवों में वंशानुगतता की इकाई है। यह माता पिता से संतान में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण के लिए उत्तरदायी है। तो आपका सही आंसर है सी वाला। 59वां प्रश्न है, अल्ट्राथीन हेटेरोप्रोटीन फिल्म में निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया गया था? साकारीन, बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन, कॉन्ग्लिसिनिन, लाइसोजाइम। आपको यहां पर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। अल्ट्राथिन हेटेरोप्रोटीन फिल्म वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई है, जिसने बायोमेडिकल और खाद्य पैकेजिंग उद्योगों में थिन फिल्मों के अनुप्रयोगों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उन्नत अध्ययन संस्थान गुवाहाटी के भौतिक विज्ञान प्रभाग के एक शोध समूह द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 2 गोलाकार प्रोटीन होते हैं, एक बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन है और दूसरा लाइसोजाइम है। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा बी वाला, 2 तथा 4। 60वां प्रश्न है, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है या अनुसूचित जाति के छात्रों को समर्पित है? आपको यहां पर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए जून 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना स्टार्ट की है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यह शिक्षा मंत्रालय की स्कीम नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की स्कीम है। इस योजना का मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। इस योजना के तहत CBSE से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। आपका सही आंसर है सी वाला, केवल 2। 61वां प्रश्न है, मानव आंख के भागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कॉर्निया मानव आंख की एक भारी परत है और घने संयोजी ऊतक से बना है। कॉर्निया का आंतरिक भाग श्वेत पटल कहलाता है। कोराइड में कई रक्त वाहिकाएं होती हैं तथा रंग में नीला दिखाई देता है। रेटिना में अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें, नाड़ी ग्रंथि कोशिकाएं, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं तथा फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। आपको यहां पर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए आपका पहला वाला कथन गलत है। मानव आंख की भारी परत कॉर्निया नहीं बल्कि श्वेत पटल होती है। ये श्वेत पटल जो है मानव आंख की भारी परत होती है और ये घने संयोजी ऊतक से बनी होती है। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। श्वेत पटल का आंतरिक भाग कॉर्निया कहलाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी गलत हो जाएगा। मध्य परत कोराइड में कई रक्त वाहिकाएं होती हैं और रंग में नीला दिखता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला कथन सही है। आंतरिक परत जो है वो रेटिना है
और इसमें अंदर से बाहर की ओर तंत्रिका कोशिकाओं की 3 परतें, नाड़ी ग्रंथि कोशिकाएं, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं और फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा सही है। यहाँ पर आपका तीसरा और चौथा सही है, तो सही आंसर है सी वाला, 3 तथा 4। 62वां प्रश्न है, आयोडीन की प्राप्ति होती है सारगासम से, लेमिनेरिया से, रोडीमेनिया पल्माटा से, कांड्रस से। आयोडीन लेमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर बी वाला। ठीक है, जापान में सारगैसम नामक शैवाल से कृत्रिम ऊन तैयार की जाती है। जापान में यहाँ पर सारगैसम से कृत्रिम ऊन बनाई जाती है। इसके अलावा स्कॉटलैंड में रोडोमेरिया पल्मेटा नामक शैवाल का प्रयोग करके तंबाकू जैसा नशीला पदार्थ तैयार करते हैं। कैराड्रस नामक शैवाल से स्लेस्मिक कैरोगेनिन नामक पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जो श्रृंगार प्रसाधनों में, शैम्पू या जूतों की पॉलिश आदि में इस्तेमाल होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 63वां प्रश्न है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है वाट, न्यूटन, जूल, पास्कल। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा आदि हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक जूल है। तो आपका सही आंसर है सी वाला। 64वां प्रश्न है, भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उन्होंने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पावो नूर्मी गेम्स में 89.30 मीटर थ्रो किया। उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने फिनलैंड में आयोजित कोओर्टियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। वह विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट और केवल दूसरे भारतीय बने। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, 16 जून 2022 को पावो नूर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए 89.30 मीटर थ्रो किया। टोक्यो ओलंपिक जो हैं जून 2021 में हुए हैं और इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद बात करते हैं कोओर्टियन गेम्स की। देखिए, कोओर्टियन गेम्स जो हैं 18 जून 2022 को हुए हैं, जिसमें चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपकी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप की। तो देखिए, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो है ये 24 जुलाई 2022 को हुई है। तो इसमें नीरज चोपड़ा पहले पुरुष ट्रैक और फील्ड एथलीट और केवल दूसरे भारतीय बने हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका सही क्रम होगा, पहले आपका आएगा ओलंपिक में गोल्ड मेडल 2021, उसके बाद आपका आएगा पहला वाला यानी कि पावो नूर्मी गेम्स आएगा, उसके बाद कोओर्टियन गेम्स आएगा, फिर आपका आएगा विश्व चैंपियनशिप। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ए वाला, 2, 1, 3, 4। 65वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि अब अस्पतालों का नामकरण किया जा सकता है जमीन दान देने वालों के नाम पर, कोविड वॉरियर्स के नाम पर, सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई नई नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन अस्पताल के लिए दान करता है तो संबंधित अस्पताल का नामकरण उसके या उसके परिजन के नाम पर किया जा सकेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। 66वां प्रश्न है, कुनैन दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? डेंगू, मलेरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस, मेनिंजाइटिस। कुनैन या क्विनीन, इसका उपयोग एकल औषधि के रूप में या अन्य दवाओं के साथ सम्मिलित रूप से मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता है। तो मलेरिया की बीमारी के इलाज के लिए कुनैन दवा का प्रयोग किया जाता है। कुनैन दवाओं के उस वर्ग में शामिल है जिसे एंटी मलेरियस कहा जाता है। देखिए, कुनैन जो है एक सफ़ेद क्षाराव या एल्कलाइड है और स्वाद में कड़वा होता है। कुनैन को सिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, यानी सिनकोना वृक्ष की छाल से इसे प्राप्त किया जाता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर बी वाला। 67वां प्रश्न है, देखिए यहां पर नीचे की तरफ जो
18, 20 और 19 लिखे हुए हैं ये परमाणु संख्या है, और ऊपर 40, 40, 40 लिखे हुए हैं ये परमाणु द्रव्यमान है। यानी कि 18 आर्गन 40, 20 कैल्शियम 40, 19 पोटेशियम 40 उदाहरण हैं सम न्यूट्रॉनिक के, समभारिक के, समस्थानिक के, सब इलेक्ट्रॉनिक के। देखिए ये समभारिक के उदाहरण हैं। समभारिक में विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके न्यूक्लियॉन समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है, तो ये समभारिक के एग्जाम्पल हैं। सम न्यूट्रॉनिक की बात करें तो विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समस्थानिक की बात करें तो एक रासायनिक तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो है अलग अलग होते हैं तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी कि परमाणुओं, आयनों या अणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन संरचना समान है तो उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो आपका यहां पर सही आंसर है बी वाला, समभारिक। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्फुरदीप्ति का उदाहरण नहीं है? जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड, कुनैन सल्फेट। कुनैन सल्फेट जो है ये स्फुरदीप्ति का उदाहरण नहीं है बल्कि ये प्रतिदीप्त पदार्थ है। प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जब उन पर उच्च आवृत्ति या छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है तो वे उसे अवशोषित कर लेते हैं और अपेक्षाकृत निचली आवृत्ति या ऊंची तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो इस घटना को प्रतिदीप्ति और ऐसे पदार्थों को प्रतिदीप्त पदार्थ कहते हैं जैसे फ्लोरोस्पार, पेट्रोल, कुनीन सल्फेट, यूरेनियम ऑक्साइड, बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड, ये सब प्रतिदीप्ति पदार्थ हैं। तो आपका सही आंसर है डी वाला। यहां पर जो जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड या बेरियम सल्फाइड दिए हुए हैं ये स्फुरदीप्ति पदार्थ हैं। देखिए स्फुरदीप्ति पदार्थों की बात करें तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जब उन पर प्रकाश डालना बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद भी वो कुछ देर तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं, तो ऐसे पदार्थों को स्फुरदीप्त पदार्थ बोलते हैं। तो जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड और बेरियम सल्फाइड जो है ये स्फुरदीप्ति पदार्थ हैं। 69वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? NHRC अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर, चुनाव आयुक्त अरुण गोयल। देखिए NHRC के जो अध्यक्ष हैं, NHRC का मतलब है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र हैं। यानी कि अरुण मिश्र जो हैं NHRC के अध्यक्ष हैं। रंजना प्रकाश देसाई जो हैं ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष हैं। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख अनिल चौहान हैं। नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल हैं। तो आपका यहां पर गलत वाला आंसर है ए वाला। सत्तरवां प्रश्न है, लाइव मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? लाइव का विचार COP25 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए आपका पहला वाला कथन गलत है। वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये COP25 में नहीं बल्कि COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, इसमें मोदी जी ने ये विचार दिया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यह विचार एक पर्यावरण जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देता है जो कि नासमझ और विनाशकारी खपत के स्थान पर सचेत और सोच समझकर उपयोग करने पर केंद्रित है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा यहां पर सी वाला, केवल 2। 71वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? वैक्यूओल, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम, प्लाज्मोडेस्माटा। कोशिका सभी जीवित जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार एक जीवित कोशिका को देखा
और उसका वर्णन किया। कोशिका को पहली बार देखने वाले जो व्यक्ति हैं वो ल्यूवेनहॉक हैं। इनका नाम कई बार पूछा गया है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। बाद में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के भीतर केंद्रक की खोज की है। ये रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक की खोज की है। तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो पादप कोशिका, ये पादप का मतलब पेड़ पौधों की कोशिका, और दूसरी है जंतु कोशिका। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। वैक्यूओल्स, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम ये सभी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है डी वाला। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है? डेंगू, मलेरिया, ऑस्टियोपोरोसिस, एड्स। बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है और अस्थि की सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस से सुरक्षा के लिए बोन मिनरल डेंसिटी परीक्षण किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला, ऑस्टियोपोरोसिस। 73वां प्रश्न है, श्यानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है। तापमान के बढ़ाने पर गैस की श्यानता कम हो जाती है। ठोस में श्यानता का अभाव होता है। शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, द्रव के आकार में परिवर्तन या एक दूसरे के सापेक्ष उनकी परतों के बीच होने वाले गति के विरोध के गुण को श्यानता कहते हैं। श्यानता प्रवाह के विरोध को दर्शाता है। तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता में कमी नहीं होती है, बल्कि गैस की श्यानता में वृद्धि होती है। तो आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। ठोसों में श्यानता का अभाव है, तो थर्ड वाला सही है। देखिए, शहद और ग्लिसरीन में श्यानता की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो यहां पर आपका 1, 3 और 4 सही है। तो सही आंसर है यहां पर डी वाला, 1, 3 तथा 4। 74वां प्रश्न है, सूची 1 में दिवस दिए गए हैं और सूची 2 में विषय। 12 जनवरी, हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन विवेकानंद जी का जन्मदिन है। 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका यहां पर सही आंसर है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर है सी वाला। 75वां प्रश्न है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया? इस्कॉन मंदिर मथुरा, भगवान वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति, बद्रीनारायण मंदिर बद्रीनाथ, राधा रानी मंदिर बरसाना। देखिए, 16 जून 2022 को फसाई भारत सरकार की तरफ से खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत मथुरा के वृंदावन के प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया। तो ये भोग प्रमाण पत्र जो है इस्कॉन मंदिर मथुरा को मिला है। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 76वां प्रश्न है, साइक्लोनाइट क्या है? औषधि, संश्लेषित रबड़, थर्मोप्लास्टिक, विस्फोटक। देखिए, साइक्लोनाइट एक विस्फोटक है। आपने आरडीएक्स का नाम सुना होगा। तो आरडीएक्स को यूएसए में साइक्लोनाइट, इसको इटली में T4, इटली में इसको जो है T4 नाम से, और जर्मनी में इसको हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में इसको हेक्सोजन बोला जाता है। आरडीएक्स की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स की खोज 1899 ईस्वी में जर्मनी के हेनिंग ने की थी। इसके खोजकर्ता जो है हेनिंग है।
RDX को प्लास्टिक विस्फोटक के रूप में जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला, विस्फोटक। 77वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? किसी तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एनोडीकरण प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया था। समस्थानिक उन तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है। देखिए यहां पर आपका पहला वाला बिल्कुल सही है। किसी तत्व के परमाणु के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से निरूपित करते हैं। तो यहां पर आपका ए वाला सही है। आपका यहां पर बी वाला गलत है। देखिए एनोड किरण से नहीं बल्कि कैथोड किरण के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया गया था। तो यहां पर आपका बी वाला गलत हो जाएगा। समस्थानिक उन तत्वों के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा और सबसे हल्का होता है। तो यहां पर डी वाला भी सही है। यहां पर आपका केवल बी वाला गलत है। आपका आंसर है यहां पर बी वाला। 78वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह होता है, या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, या रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। खून में स्थित लाल पदार्थ हीमोग्लोबिन कहलाता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन वर्धक है जिसमें लौह की मात्रा होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है जो विखंडित होकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ब्लड में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। तो यहां पर आपका थर्ड वाला भी सही है। चौथा वाला गलत है। श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी WBC रोगों से प्रतिरक्षा हेतु जिम्मेदार होती हैं। तो आपका चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका 1, 2 और 3 सही है। आपका सही आंसर है बी वाला, केवल 1, 2 और 3। 79वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा 2026 की मेजबानी करेगा? यूनाइटेड किंगडम, क्यूबा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, मोरक्को, अल्जीरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। कनाडा जो है पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। अमेरिका जो है दूसरी बार करेगा और मैक्सिको जो है तीसरी बार इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 80वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए एनोकोवैक्स नामक एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित की है? अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत। भारत ने एनोकोवैक्स नामक जानवरों के लिए अपना पहला स्वदेशी कोविड-19 टीका विकसित किया है। वैक्सीन को हरियाणा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित किया गया है। तो आपका सही आंसर है यहां पर डी वाला, भारत। 81वां प्रश्न है, बेरी-बेरी रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? वेट बेरी-बेरी हृदय और प्रसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। ड्राई बेरी-बेरी नसों को नुकसान पहुंचाती है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी ला सकती है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए बेरी-बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। इसे थायमन की कमी से होने वाले रोग के रूप में जाना जाता है। बेरी-बेरी जो है 2 प्रकार का होता है। वेट बेरी-बेरी, तो वेट बेरी-बेरी हृदय और संचार प्रणाली को प्रभावित करता है। चरम स्थितियों में यह हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला सही है। दूसरा है ड्राई बेरी-बेरी, तो ड्राई बेरी-बेरी नसों को नुकसान पहुंचाती है और मांसपेशियों की शक्ति में कमी ला सकती है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही है। तो सही आंसर है आपका बी, 1 तथा 2 दोनों। 82वां प्रश्न है, सूची 1 में धातु दी गई है और सूची 2 में संबंधित रोग हैं। ये कौन सी धातु से कौन सा रोग होता है? आर्सेनिक, आर्सेनिक से फेफड़े का कैंसर,
त्वचा का कैंसर और तंत्र का तंत्र डैमेज होता है। कैडमियम से किडनी तथा हड्डी का कमजोर होना, तो हड्डियों का कमजोर होना जो है ये कैडमियम से होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड PBC, इससे श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं। बेरियम से जो है मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। तो यहां पर आपका सही वाला होगा A का पहला, B का तीसरा, C का चौथा और D का दूसरा। तो आंसर है यहां पर D वाला। 83वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण नहीं है? मोमबत्ती का जलना, गिरे हुए द्रव को अवशोषित करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग, फाउंटेन पेन में नीचे से निब तक स्याही को खींचना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, केशनली में पृष्ठ तनाव के कारण किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। जो द्रव कांच को गीला करते हैं वे ऊपर उठते हैं और जो द्रव कांच को गीला नहीं करते हैं वे केशनली में नीचे गिर जाते हैं। तो केशिकत्व के उदाहरणों में पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित पानी ये आ जाता है, मोमबत्ती का जलना आ जाता है, फाउंटेन पेन में नीचे से निब तक स्याही को खींचना ये भी इसमें आ जाता है, और गिरे हुए द्रव को अवशोषित करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर का प्रयोग ये भी केशिकत्व का उदाहरण है। यानी यहां पर ये सभी केशिकत्व के उदाहरण हैं। तो आंसर होगा D वाला, यानी उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। तो आंसर है आपका D वाला। 84वां प्रश्न है, भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल उत्तराखंड में स्थित आर्यभट्ट अवलोकन विज्ञान अनुसंधान संस्थान के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया था। यह खगोल विज्ञान के लिए कमीशन किया जाने वाला दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बन गया है। एक LMT एक स्थिर टेलीस्कोप होता है। आपका यहां पर सही आंसर है D वाला, उत्तराखंड। 85वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति उपलब्ध होगी IMPS से, ई-रूपी से, RTGS से, चेक से। 19 जून 2022 को समाज कल्याण मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि छात्रवृत्ति ई-रूपी के माध्यम से उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि ई-रूपी एक तरह का बैंक ड्राफ्ट या वाउचर है, जिसे सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले पता चल सकेगा कि उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। ई-रूपी एक डिजिटल वाउचर है जिसको प्रधानमंत्री द्वारा 21 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। यानी इसको 21 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। ई-रूपी से सरकार की ओर से भेजे गए धन को छात्र अपने खाते से ना तो निकाल पाएगा और ना ही इसका उपयोग किसी अन्य काम में कर सकेगा, सिवाय स्कूल कॉलेज की फीस का भुगतान करने के। यानी ई-रूपी के माध्यम से छात्र जो हैं केवल अपनी स्कूल कॉलेज की फीस का भुगतान कर पाएंगे, इसका उपयोग किसी अन्य काम में नहीं कर पाएंगे। तो आपका सही आंसर है यहां पर B वाला। 86वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? विटामिन A, B तथा C, विटामिन B तथा C, विटामिन A, D तथा E, विटामिन B, C तथा K। देखिए, विटामिन शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कैसिमर फुंक ने किया था। पहली बार जो है प्रयोग फुंक ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन B और C है। यानी विटामिन B और C जो है ये जल में घुलनशील है। विटामिन A, D, E और K जो है ये वसा में घुलनशील है। यानी A, D, E और K जो है ये किसमें, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। तो आपका सही आंसर है यहां पर B वाला। 87वां प्रश्न है, अभिकथन तापमान में वृद्धि के साथ लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता कम हो जाती है। कारण लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक है। देखिए, पानी में लिथियम कार्बोनेट के विघटन की प्रक्रिया प्रकृति में एंडोथर्मिक नहीं है, बल्कि ये एक्सोथर्मल है। ये जो है एक्सोथर्मल है। तो यहां पर आपका कारण तो गलत हो जाएगा। ला शातेलिए के सिद्धांत के अनुसार लिथियम कार्बोनेट की घुलनशीलता तापमान में वृद्धि के साथ घट जाती है। तो देखिए, यहां पर आपका अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो आंसर होगा आपका यहां पर B वाला। A सही है परंतु R गलत है। 88वां प्रश्न है,
मानव रक्त का औसत पीएच मान क्या है? 6.4, 8.6, 7.4, 7। देखिए हमारा जो रक्त है ये 7.35 से लेकर 7.45 पीएच स्तर के साथ आमतौर पर थोड़ा क्षारीय होता है। सामान्यतः शरीर रक्त के पीएच को लगभग 7.40 से ऊपर बनाए रखता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 89वां प्रश्न है, हाल ही में खोजे गए पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यह 150 किलोमीटर में फैला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पौधा है। इसे न्यूजीलैंड के तट पर शार्क खाड़ी में खोजा गया है। आपको यहां पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस ऑस्ट्रेलिया के तट पर शार्क खाड़ी में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है। यह समुद्री घास 180 किलोमीटर लंबी है और 150 किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैली हुई है। तो इसे न्यूजीलैंड के तट पर नहीं बल्कि इसे ऑस्ट्रेलिया के तट पर शार्क की खाड़ी में खोजा गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा और यहां पर पहला वाला भी गलत है। देखिए यह दूसरा सबसे बड़ा नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है। तो यहां पर आपका पहला वाला भी गलत है। इसे रिबन वीड भी कहा जाता है, जिसकी खोज फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं के एक समूह ने की थी। यह पौधा 4500 साल पुराना है। इसमें अन्य समान पौधों की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं। तो आंसर होगा आपका डी वाला, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 90वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को यूनेस्को द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम है किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार, मदनजीत सिंह पुरस्कार। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक घटक इकाई है। इसको शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार सन 2005 में बहरीन के समर्थन से स्थापित किया गया था। यानी ये बहरीन के समर्थन से इसको स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को पुरस्कृत करता है जो उत्कृष्ट परियोजनाओं को लागू कर रहे हैं तथा डिजिटल युग में सीखने, शिक्षण एवं समग्र शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों के रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में एक समारोह के दौरान 25,000 अमेरिकी डॉलर, एक पदक और एक डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 91वां प्रश्न है, गंभीर रूप से कुपोषण कारण बनता है? मेरास्मस का, एनीमिया का, रिकेटस का, ग्वाटर का। मेरास्मस कुपोषण का एक गंभीर रूप है। मेरास्मस सभी सूक्ष्म पोषकों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। मेरास्मस जो है सभी सूक्ष्म पोषकों की कमी से होता है, जबकि क्वाशियोरकोर रोग जो है मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। तो आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला, यानी मेरास्मस। एनीमिया यानी रक्ताल्पता रोग जो है यह आयरन की कमी से होता है। रिकेटस रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ग्वाटर रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। ग्वाटर या फिर घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। तो हमारा यहां पर सही आंसर है ए वाला। 92वां प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रीनलिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजेन। एड्रीनलिन हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। एड्रीनलिन हार्मोन मेडुला से स्रावित होता है। यह हार्मोन संकटकालीन विशेष परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने में सहयोग प्रदान करता है। यह हार्मोन क्रोध, भय, तनाव आदि स्थितियों में अत्यधिक स्रावित होने के कारण लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है। आपका सही आंसर है यहाँ बी वाला। इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन हार्मोन बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी संबंधी हार्मोन है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में
तंत्रिका संबंधी प्रेक्षण का कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन महिला प्रजनन में अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। पशुओं में दूध के श्रावण हेतु भी इसका प्रयोग होता है। एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन एक एस्टेरॉइड होता है और यह हार्मोन यौवनावस्था में यौन लक्षणों जैसे गर्भाशय, योनि के स्तनों के विकास को प्रेरित करता है। 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? नीला, हरा, पीला, लाल। सूर्य का सफेद रंग का प्रकाश 7 अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है। इन 7 रंगों के क्रम को विबग्योर बोला जाता है, यानी इसे विबग्योर बोला जाता है। वाई, ओ और आर। वी का मतलब है वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। यहाँ पे वायलेट यानी बैगनी, तो बैगनी किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति यहाँ पर सबसे अधिक होती है। वहीं जो आपकी लाल किरण है, लाल किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होती है। देखिए विबग्योर के क्रम में वी से तरंग दैर्ध्य जो देखें तो वी से तरंग दैर्ध्य आगे की तरफ जाते जाते बढ़ती जाती है और आवृत्ति जो है आगे की तरफ जाते जाते घटती जाती है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन में आपका वायलेट और इंडिगो नहीं है, ब्लू है, जबकि ब्लू यहाँ पर टेबल में तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ब्लू की जो तरंग दैर्ध्य है ये सबसे कम है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला, यानी कि नीला। 94वां प्रश्न है, फिशिंग कैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिल्का झील में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था। इसे IUCN रेड लिस्ट में सुभेद से लुप्तप्राय में उन्नत किया गया है। वे निशाचर हैं और वर्ष भर प्रजनन करते हैं। उन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत रखा गया है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना है। फिशिंग कैट एक सामान्य बिल्ली के आकार से दुगना होता है। फिशिंग कैट निशाचर होती है और मछली के अलावा यह मेढकों, क्रस्टेशियंस, सांपों, पक्षियों और बड़े जानवरों के शवों का शिकार करती है। फिशिंग कैट की प्रजातियां पूरे वर्ष भर प्रजनन करती हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला सही है, वे निशाचर हैं और वर्ष भर प्रजनन करते हैं। फिशिंग कैट ओडिशा में चिल्का लेगून और आसपास की आर्द्रभूमि, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और बांग्लादेश और आंध्र प्रदेश में कृष्णा मैंग्रोव में यह रहती है। देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला भी सही है। चिल्का झील में संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर फिशिंग कैट की दुनिया की पहली आबादी का अनुमान लगाया गया था। यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत है। इसे IUCN की रेड लिस्ट प्रजाति में लुप्तप्राय से सुभेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यानी वर्तमान में इसे जो है IUCN की जो रेड लिस्ट है इसमें लुप्तप्राय से इसे हटाकर इसे वल्नरेबल में यानी सुभेद में सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। फिशिंग कैट को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 में नहीं बल्कि अनुसूची 1 के तहत रखा गया है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला भी गलत है। यहाँ पर आपका केवल 1 और 3 सही है। तो सही आंसर है यहाँ पर ए, 1 तथा 3। 95वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के पंचनद से जुड़ी हुई है जहां हाल ही में चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया? कुंवारी, सोन, सिंध, पहुज। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पंचनद उत्तर प्रदेश के जालौन जिले, इटावा जिले और औरैया जिले की सीमा के पास एक क्षेत्र है जहां 5 नदियां कुंवारी, सिंध, पहुज, यमुना और चंबल आकर मिलती हैं। इसमें सोन नहीं मिलती है। तो यहां पर जून 2022 को चंबल कटहल महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 1, 3 और 4। तो आंसर है आपका डी, केवल 1, 3 और 4। 96वां प्रश्न है, अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है जबकि क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है
जबकि क्षार नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि क्षार छूने में साबुन जैसा चिकना लगता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, जबकि क्षार स्वाद में तीखा या कड़वा होता है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं, तो सही आंसर है आपका बी वाला, 1 तथा 2 दोनों। 97वां प्रश्न है, कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती है। टिंडल प्रभाव, वैद्युत कण संचलन, ब्राउनी गति, स्कंदन। देखिए ये गति जो है ब्राउनी गति कहलाती है। स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने पहली बार देखा कि पानी में डूबे रहने पर परागकण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, तो इन्होंने इस प्रभाव को ब्राउनी गति नाम दिया। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सी वाला। टिंडल प्रभाव की बात करें तो टिंडल प्रभाव में छोटे लंबित कणों वाले माध्यम से प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन होता है। आपने देखा होगा कमरे में खिड़की से या फिर कमरे की दीवार में कोई छेद है, अगर उससे सूर्य के प्रकाश की किरण अंदर आती है तो कमरे में जो धुआं या धूल के कण होते हैं वो चमकने लगते हैं। तो ये प्रभाव जो है टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। वैद्युत कण संचलन, एक विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इलेक्ट्रोड की ओर कोलाइडी कणों की गति को वैद्युत कण संचलन कहा जाता है। स्कंदन, देखिए स्कंदन एक रासायनिक अभिकर्मक मिलाने से कोलाइडल कणों की अस्थिरता है। तो आपका यहां पर सही आंसर होगा सी वाला। 98वां प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा, जल। डेंगू एक वायरल फीवर है जो एडिस इजिप्टी के काटने से होता है। एडिस इजिप्टी मच्छर सामान्यतः दिन में काटता है। इस मच्छर में डेन 1, डेन 2, डेन 3 तथा डेन 4 नामक वायरस होते हैं जो काटने पर मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें रोगी को अत्यंत तीव्र बुखार आता है। डेंगू रक्तस्रावी बुखार में विषाणु रक्त के प्लेटलेट्स कणों को तेजी से नष्ट करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है ए वाला। 99वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? आईटी अधिनियम 2000 के तहत सरकार किसी भी डेटा को CII के रूप में घोषित करने की शक्ति रखती है। जून 2022 में भारतीय स्टेट बैंक के संसाधनों को CII घोषित किया गया है। आपको यहाँ पर कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न के यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना भी है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को एक कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित करता है जिसकी अक्षमता या विनाश का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर दुर्बलकारी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ICICI बैंक, HDFC बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के रूप में घोषित किया है। तो देखिए यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। हाल ही में ICICI बैंक, HDFC बैंक और NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनके सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों को CII घोषित किया गया है। इसमें SBI शामिल नहीं है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका केवल पहला वाला सही है। तो सही आंसर है ए, केवल एक। 100वां प्रश्न है, 23 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर। देखिए 23 जून 2022 को पुलिस उपायुक्त सोमेन वर्मा ने लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कैसरबाग कोतवाली में प्रदेश के पहले ट्रांसजेंडर सेल का उद्घाटन किया। तो ये लखनऊ में किया गया है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर ए वाला। इसी के साथ आपका दृष्टि PCS का टेस्ट 2 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। आपको कल इसका पार्ट 3 देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।